जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? तो इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। और मोलिकुलर फार्मूला क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स actual number of different kind of atoms present in a molecule of a compound। यानी इंपिरिकल फार्मूला हमसे क्या बताता है? ये हमसे अलग अलग तरह के जो एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। और मोलिकुलर फार्मूला क्या बताता है? ये एक्चुअल में बताता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स अलग अलग तरह के प्रेजेंट हैं। तो इसको एलेबोरेट करते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग पढ़ते आए हैं इथेन का फार्मूला होता है C2H6, ठीक है ना। ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, यानी ये इसका क्या है? मोलिकुलर फार्मूला है, जिसमें हमें एक्चुअली पता चलता है कि एक इथेन के मोलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। ठीक, अब इसको अगर हम यहाँ पे 2 है और 6 है, इस दोनों संख्या को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये संख्या बन जाएगा C1H3, ठीक है ना। C1H3 यानी कि ये जो 1:3 दिखाई दे रहा है ये नंबर, ये क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन एटम का। आई बात समझ में? और ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कार्बन और हाइड्रोजन का 1:3 नंबर बता रहा है, जो कि एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। यानी ये क्या कहलाएगा? इंपिरिकल फार्मूला। और ये एक्चुअल फार्मूला है, ये क्या कहलाएगा? मोलिकुलर फार्मूला। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2, ये क्या है? ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 और 2, दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये H1O1, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया? इसका इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं C6H12O6। ये क्या है? इसका एक्चुअल फार्मूला है, यानी कि ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। अब यहाँ पे 6 है, 12 है और 6 है। हम एटलीस्ट 6 से तो डिवाइड कर सकते हैं ताकि कोई चीज़ फ्रैक्शन में ना। अगर हम 6 से अधिक से डिवाइड करते हैं, मान लो 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो मान लो 1 आएगा, लेकिन ये सब हाफ हाफ आ जाएंगे। तो फ्रैक्शनल नहीं लाना है, ठीक है ना, होल नंबर लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1H2O1, ठीक है ना। ये 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्चुअल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, और ये क्या हो जाएगा? इंपिरिकल फार्मूला। क्लियर है? तो ये होता है इंपिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। अब देखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इन सब का जो फार्मूला होता है ये एक्चुअल में हम इंपिरिकल फार्मूला ही पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेरियम ऑक्साइड, जैसे मैं बात करूं बेरियम ऑक्साइड, तो बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, यानी कि 2 वैलेंसी वाला ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड यानी कि 2 वैलेंसी। अब एक्चुअल में इसका जो फार्मूला बनना चाहिए, ये दोनों, जो इसका वैलेंसी होता है इसको दे देते हैं, जो इसका वैलेंसी है इसको दे देते हैं। तो एक्चुअल में ये बनना चाहिए Ba2O2। ये मोलिकुलर फार्मूला है, लेकिन हम लोग हमेशा से बेरियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? BaO। तो एक्चुअल में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इंपिरिकल फार्मूला। क्लियर है ना? उसी तरह बेरियम सल्फेट की भी अगर हम बात करें तो फार्मूला बेरियम सल्फेट का एक्चुअल निकल के आएगा ये Ba2SO4 का ट्वाइस, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सिंपलेस्ट फार्मूला लेते हैं, ये हो गया BaSO4, यानी कि हम इंपिरिकल फार्मूला का ही यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं। देखो, अब जैसे कि मैं ये CH3 लेता हूँ, CH3, और मैं इधर लेता हूँ C2H6, ठीक है ना। ये क्या इंपिरिकल फार्मूला इथेन का है, और ये इथेन का मोलिकुलर फार्मूला है। इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाएगा? 2 से, ठीक है ना। यानी कि 2 × CH3 गिव्स C2H6, ठीक। उसी तरह मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि मैं C6H12O6 तक पहुंच जाऊं? तो 6 से। आई बात समझ में? यानी हम ऐसा देख रहे हैं
कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो एक नंबर होता है जो कि 1 2 3 4 ही होगा, ठीक है ना। उसमें अगर एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अक्सर आपसे मोलिकुलर फार्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाल करके उसमें उस स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलिकुलर फार्मूला तक हम पहुंच जाएंगे। स्मॉल n क्या है? 1 2 3 4 ऐसे ही होगा, ठीक। 1 होगा तो यानी कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर वाटर की बात करूं H2O, अब इसमें मैं सिंपलेस्ट रेशियो क्या लूँगा? अब ऑक्सीजन की संख्या 1 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन तो 1 हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन 1/2 हो जाएगा। तो ये जो है ये मोलिकुलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है वाटर का। क्लियर है ना? मैं CH4 की बात करूं तो ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मोलिकुलर फार्मूला भी है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक। अब ये स्मॉल n पता कैसे चलता है? तो ध्यान दो यहाँ पे जो CH3 है और C2H6, जरा CH3 का मास निकालो। अब देखो ये मोलिकुलर फार्मूला है तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे मास उसको हम नाम देंगे मोलिकुलर मास, और ये एम्पिरिकल फार्मूला है तो यहाँ पे जो मास निकालेंगे उसको नाम देंगे एम्पिरिकल मास। तो CH3 का एम्पिरिकल मास कितना है? एम्पिरिकल मास कितना है? 12 3 15। और C2H6 का एम्पिरिकल मास कितना है? 2 कार्बन है यानी कि 24 और 6 हाइड्रोजन है यानी कि 30, ठीक 30। क्या ये 30 को 15 से डिवाइड कर दें? क्या ये 2 नंबर नहीं आ रहा है? क्या ये यही 2 है? यस यही 2 है। आ रही बात समझ में? हम चलो ग्लूकोज को भी देख लेते हैं। ग्लूकोज में का एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH2O, और इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या था? C6H12O6। इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ज़रा इसका एम्पिरिकल मास निकालते हैं, ये निकल के आएगा 12 2 14 और इसका 16 30। और इसका मोलिकुलर मास कितना निकल के आएगा? सॉरी यहाँ पे मोलिकुलर मास लिख लो, ठीक। मोलिकुलर मास कितना निकल के आएगा? 180। ग्लूकोज का याद कर लो कि मोलिकुलर मास 180 होता है। अब जरा 180 को डिवाइड करो 30 से, क्या ये 6 नहीं आ रहा है? यस। तो ये वही 6 नंबर है जहाँ जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्मॉल n है ये निकल के आ जाएगा कैसे? ये निकल के आ जाएगा मोलिकुलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास। आई बात समझ में? क्लियर? तो इसको नोट कर लो। फिर अब हम कुछ स्टेप्स देखेंगे जिस पे हम चल के किसी भी कंपाउंड का जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंच जाएंगे। और एक बार अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंच गए और मोलिकुलर फार्मूला पता है या फिर मोलिकुलर मास अगर दिया है तो हम स्मॉल n की बात भी कर लेंगे, और जैसे ही ये पता चलेगा हम मोलिकुलर फार्मूला भी पता कर लेंगे। क्लियर है? नोट करो इसको। चलिए कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। ये 4 स्टेप हैं जिसमें 3 स्टेप तक मेन है, चौथा आपको ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला क्या है? फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच आइटम प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। जैसे कोई एक मोलिक्यूल है उसमें 3-4 तरह के आइटम्स हैं, सबका कुछ ना कुछ मास होगा, तो परसेंटेज बाय मास निकालना है जो कि आमतौर पे दिया रहेगा आपको, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मान लो 3 है, 2 का दिया है तो तीसरे का 100 में से दोनों का घटा के निकाल लेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या करना है? डिवाइड परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच आइटम बाय देयर एटॉमिक मास। सारे एटम्स के जो परसेंटेज बाय मास है उसको उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो वो क्या दे देगा? वो उनका एटॉमिक रेशियो। यानी कि दूसरे स्टेप में हम सारे एटम्स का एटॉमिक रेशियो निकाल चुके हैं। इसके बाद डिवाइड एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच आइटम बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो, इट गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो। यानी तीसरे स्टेप में ये करना है हमें कि जो भी हम एटॉमिक रेशियो निकाले हैं सारे आइटम्स का
उनको किससे डिवाइड कर देंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू आया है एटॉमिक रेशियो का, और यहीं से सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा और एम्पिरिकल फार्मूला हमें मिल जाएगा। इन केस मान लो कि कभी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो हम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट होल नंबर तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि मान लो कुछ ऐसा आ गया, मान लो a2 b 2/3 ऐसा कुछ आ गया, या ऐसा मान लो आ गया a1 b 2/3, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये 1 है और ये 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये 3 दिक्कत कर रहा है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा a3 और ये 3 से 3 खत्म b2। अब ये और छोटा नहीं हो सकता, तो ये क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करो, फिर अब हम क्वेश्चन 4-5 देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट कर लो। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ए कंपाउंड ऑफ x एंड y हैज 75.8% x by मास, एटॉमिक मासेस ऑफ x एंड y आर 24 एंड 16, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। चलो करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे मोलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला को, तो बॉक्स बना के करना है। कैसे करना है मैं पहला बता रहा हूँ, फिर जब आपको आदत हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, एटम्स, कौन कौन से एटम्स हैं, x और y, ये काम कर लिया। उसके बाद परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, यानी दूसरा काम क्या करना है आपको, एटॉमिक रेशियो निकालना है। जैसे जैसे स्टेप हम, पहला स्टेप ये है, ठीक है ना, एटम्स कौन कौन से हैं, उसके बाद परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, उसके बाद क्या करना है, मतलब परसेंटेज बाय एटॉमिक मास क्या दे देगा, एटॉमिक रेशियो। उसके बाद क्या करना है, एटॉमिक रेशियो बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो, ठीक है ना। उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक, ये मेन है। हाँ, इसके बाद भी अगर ये फ्रैक्शनल आएगा तो फिर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चले करते हैं। तो x कितना परसेंट दिया हुआ है, 75.8, तो अगर x इतना है तो y कितना होगा, 24.2, ठीक। अब इसको किससे डिवाइड करना है, इसके एटॉमिक मास से, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 24, ऐसा कितना है, 16, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.15 आएगा और ये 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन हम इसको एकदम जो करीब वाला है उसको लेके काम कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों का एटॉमिक रेशियो निकल के आ गया, x का और y का। इसमें दोनों में सबसे कम कौन सा है, 1.5, यानी 1.5 से ही क्या करेंगे, इसको तो डिवाइड करेंगे ही, इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक रेशियो बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो, यानी 3.15 अपॉन में 1.5 और 1.5 अपॉन में 1.5, ये करीब करीब में। अब ये तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन हम एग्जैक्ट जो आसपास आ रहा है होल नंबर वही लेंगे, ठीक। और ये तो 1 आएगा ही, यानी सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन गया, x के लिए 2 और y के लिए 1, यानी फॉर्मूला बन गया x2y। ये क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया किसका, x और y का, x2y। क्लियर है। चलो ये नोट कर लो, फिर सेकंड में देखते हैं। फॉर्मेट हम ऐसे ही रखेंगे, बस एक्स वाई के जगह ए और बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो वो पहला था, उसमें पहला नंबर डाल लेना। अब ये सेकंड है। एटम्स कौन कौन से हैं, ए है और बी है। ए का परसेंटेज कितना है, 75.8, शायद वही परसेंटेज है, ठीक है। तो बी का कितना हो जाएगा, 24.2। इसको किससे डिवाइड कर दें इस बार, हाँ एटॉमिक मास अलग अलग दिया हुआ है, 75 एंड 16, इसको 75 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये 1 ही हम इसको ले लेते हैं, क्लियर। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि ये 75 से 0.8 ही तो ज़्यादा है, तो हम ऐसे ही काम करने वाले हैं, ठीक। 24.2 अपॉन में 16, ये भी 1.5 या फिर 3/2, ठीक। अब 1 और 1.5 में सबसे छोटा कौन है, 1, तो 1 से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, यानी एटॉमिक रेशियो अपॉन में मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो, यानी कि 1/1 इक्वल्स टू 1 और 1.5 अपॉन में 1, यानी कि 1.5, यानी
सिंपलेस्ट रेशियो ये क्या निकल के आ गया, ये 1 और ये 3/2। हालांकि ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। अब क्या करेंगे इसको हम, पहले तो इसको फॉर्मूला बना लिए, कितना a b 3/2। यहाँ पे a तो 1 है लेकिन b 3/2 है। ये b का जो डिनोमिनेटर में 2 है ये दिक्कत दे रहा है, तो इसको थोड़ी सी दिक्कत वापस कर दो। क्या करोगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या है, ये 2 से 2 ख़त्म, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा A2B3। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है? चलो इसको नोट करो फटाक से। ठीक, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर्मेट नहीं मिटाना है, ठीक है ना। फॉर्मेट नहीं मिटाना है। ठीक, चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज कितना है 52.2, ठीक। ऑक्सीजन का 34.8, हाइड्रोजन का कुछ नहीं है तो इन दोनों को जोड़ के निकाल लो तो हाइड्रोजन आएगा 13%। क्लियर है? अब परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक मास यानी कि 12, और इसको किससे 16, और इसको किससे, ध्यान देना एटॉमिक मास से, क्योंकि हम एटम्स के मोल को निकालना है जिसको एटॉमिक रेशियो बोल रहे हैं, ठीक है ना, मिनिमम। तो हाइड्रोजन के लिए 13/1, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.35, और ये आ जाएगा 2.175, और ये आएगा 1, ये आएगा 1। तो इसमें सॉरी ये आएगा 13, ठीक है ना। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 2.175। इस 2.175 से क्या करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि एटॉमिक रेशियो सबसे मिनिमम यही है। तो क्या करते हैं, कार्बन के केस में 4.35 को किससे डिवाइड करें, 2.175, और 2.175 को 2.175 से, और 13 को भी 2.175 से। तो ये तो 2 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 5.97 आएगा, और इसको हम 6 लेंगे, ठीक है ना। 6 ले लिया हमने। तो इस बार जो सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया, कोई फ्रैक्शनल ऐसा तो आ नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया C2H6O। हम ऑक्सीजन को लास्ट में लिखते हैं इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है, C2OH6 भी लिख सकते हैं। ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन हमसे एम्पिरिकल फार्मूला नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, मोलिकुलर फार्मूला पूछा है। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, यानी इसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम मोलिकुलर फार्मूला तक पहुंच जाएंगे। वो n कैसे निकलेगा, वो n निकलेगा मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास, और मोलिकुलर मास यहाँ पे दिया हुआ है कितना 92। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया तो एम्पिरिकल मास भी निकाल लेते हैं। तो एम्पिरिकल मास इसका कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 36 और 16 46, 46। यानी जो स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल मास इक्वल्स टू 2। यानी जो मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये C2H6O, यानी आ जाएगा C4H12O2। ये क्या आ जाएगा इसका मोलिकुलर फार्मूला। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से करना है, नोट कर लो इसको, फिर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है इन ए कंपाउंड ऑफ A एंड B, जिसमें जो B है वो 40% बाई मास है, तो बाकी A क्या होगा 60% बाई मास होगा। और यहाँ पे दे रखा है कि जो एटॉमिक मास A का है वो B के एटॉमिक मास का 60% है ना। तो यहाँ पे A और B का एटॉमिक मास डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमको मानना पड़ेगा कि B का एटॉमिक मास कितना है, तो उसका 60% क्या ले लेंगे, A का ले लेंगे, ठीक है ना। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं फोर्थ वाले का। तो सबसे पहले क्या है, कौन कौन से एटम्स हैं, ठीक। उसके बाद परसेंटेज, या फिर अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एटॉमिक रेशियो, ठीक। और यहाँ पे
सिंपलेस्ट रेशियो मतलब एटॉमिक रेशियो बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो। एटम्स कौन कौन से हैं, ए और बी, और बी को दे रखा है 40%, यानी कि सपोज करो 40 ग्राम है और ये 60। क्लियर। अब एटॉमिक मास यहाँ पे क्या दे रखा है, ए का 60% है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो लेट एटॉमिक मास ऑफ बी इज, बी ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, बी। तो एटॉमिक मास ऑफ ए कितना हो जाएगा, 60% है इसका, यानी कि 0.6 बी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 60/100, ठीक, वो 0.6 आएगा। क्लियर। तो एटॉमिक रेशियो के लिए क्या करें, 60 को किससे डिवाइड कर देंगे, 0.6 बी से, 0.6 बी, और मेरे ख्याल से ये 60 को डिवाइड करेंगे 0.6 से, तो ये आएगा 100। ठीक, यानी कि ये आ गया 100/बी। क्लियर। और 40 को किससे डिवाइड करें, भाई एटॉमिक मास तो बी का है ही है। ठीक है ना। अब ये जो एटॉमिक रेशियो निकल के आ गया, ए का 100/बी और बी का 40/बी। मिनिमम क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है। ठीक, न्यूमरेटर ज़्यादा तो ये वैल्यू ज़्यादा, यानी एटॉमिक रेशियो ये कम है। ठीक, तो हम क्या करें सिंपलेस्ट रेशियो के लिए, 100/बी अपॉन में 40/बी। ठीक, बी से बी ख़त्म, ये आ गया 2.5, क्योंकि 100/40 2.5, और ये 40/बी अपॉन में 40/बी, ये तो 1 आ गया। ठीक है ना, यानी ए के लिए 2.5 आया। ठीक, तो सिंपलेस्ट रेशियो इसके आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, ए के लिए 5/2 और बी के लिए 1, 2.5 यानी 5/2। ये 2 दिक्कत दे रहा है, इसको वापस कर दो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, A5B2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं। ठीक, तो एटम्स कौन कौन से हैं, इस बार बोला है कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 13.3% है, और रेस्ट जो है वो नाइट्रोजन है। तो कार्बन कितना है, पहले कार्बन लिख लो, फिर हाइड्रोजन लिख लो, फिर नाइट्रोजन। कार्बन कितना परसेंट है, 40% है, हाइड्रोजन 13.3% है। अब बचा कुचा हाइड्रोजन, अब बचा कुचा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 + 53.3 घटा दो 100 में से, तो 46.7। क्लियर। अब इस कार्बन का परसेंटेज को किससे डिवाइड करोगे, 12 से, और इसको 1 से, और इसको 14 से। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ये आएगा 3.33। ठीक, और ये कितना आ रहा है, 13.3, भाई 1 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये भी कितना आएगा, 3.33। मिनिमम वैल्यू क्या है, 3.33। ठीक, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इस 3.33 से तीनों को डिवाइड कर दो, तो 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 1। इधर 13.3 को 3.33 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 4 आएगा। ठीक है ना, और 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, वो बन जाएगा CH4N। लेकिन हमसे मोलिकुलर फार्मूला पूछा है, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, N निकालना पड़ेगा। तो N कैसे निकलेगा, पहले तो इसका मोलिकुलर मास, एम्पिरिकल मास निकाल लो। ये कितना आएगा, 12 4 16 14 30। ठीक, ये हो गया। अब मोलिकुलर मास डायरेक्ट तो दिया नहीं है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस इन्फॉर्मेशन के मदद से हम क्या करेंगे, मोलर मास को निकालने का प्रयास करते हैं। कितना दिया है वॉल्यूम, 448 ml, तो 448 ml को किससे डिवाइड करते हैं मोल निकालने के लिए, इसको 22,400। ठीक है ना, ml में है तो 22,400,
और ये किसके बराबर होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और गिवन मास यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 अपॉन में मोलर मास। क्लियर है ना। तो ये कितने बार में जाएगा, ये मेरे ख्याल से 1 अपॉन में 200, ठीक है ना, ये 1/50, ठीक, यानी कि 1/50 इक्वल्स टू 3 अपॉन में मोलर मास। इसको काटोगे तो 1/50 आएगा। तो यहाँ से मोलर मास कितना निकल के आ गया, 150। आई बात समझ में, 150। तो ये n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये 150 अपॉन में 30, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी कि n की वैल्यू आ गई 5। अब मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 5 × CH4n, यानी कि C5H20n4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अपने से कर लेना, NCERT का क्वेश्चन है वो, ठीक। एक क्वेश्चन है, आपको होमवर्क खुद करना है। डिटरमाइन empirical formula of an oxide of iron in which iron is 69.9% by mass। ठीक, ये आपको होमवर्क घर पे करना है, ठीक है ना। ठीक, नोट कर लो इसको। हो गया। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।